सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग अपने लोकतंत्र के लेक्चर सीरीज में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लोकतंत्र के दोष। दुनिया की सर्वोच्च शासन प्रणाली लोकतंत्र अपने गुणों के लिए, अपने विशेषताओं के लिए, अपने आदर्शों के लिए, अपने आदर्श जीवन प्रणाली के लिए पूरे दुनिया में सर्वोच्च शासन प्रणाली के रूप में चर्चित है। यही कारण है कि दुनिया के सर्वोच्च और दुनिया के सबसे शक्तिशाली और दुनिया के सबसे अधिक संख्या में देश जो हैं वो लोकतंत्र को ही शासन प्रणाली के रूप में अपनाए हुए हैं। लेकिन लोकतंत्र की शासन प्रणाली में बहुत सारे कमियां भी आ जाती हैं, इसकी बहुत सारी सीमाएं भी हो जाती हैं। और लोकतंत्र के जो वाहक हैं, लोकतंत्र के जो संचालक हैं, लोकतंत्र के जो नीति नियंता हैं, लोकतंत्र को जो चलाने वाले हैं, उनके स्वार्थ, धूर्तता, मक्कारी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, इन तमाम अवगुणों के कारण लोकतंत्र जैसी सर्वोच्च शासन प्रणाली भी दोषपूर्ण हो जाती है। आज हम लोग लोकतंत्र के उन्हीं सारे दोषों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे और यह जानने का भी प्रयत्न करेंगे कि विभिन्न आलोचकों ने लोकतंत्र के बारे में क्या क्या आलोचना किया है। इस आलोचनाओं में से ज्यादातर आलोचनाएं पूर्णतः सत्य भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतंत्र के अंदर रहने वाला प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक मानव इन दोषों को, इन कमियों को, इन सीमाओं को हर दिन कहीं न कहीं महसूस करता ही करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यही कारण है कि लोग जो लोकतंत्र के बारे में जिन कमियों को, जिन सीमाओं को अनुभव करते हैं, आज हम लोग उसी को एक चैप्टर के रूप में, एक टॉपिक के रूप में देखने जा रहे हैं, लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र का जो सबसे पहला दोष है, गुण की अपेक्षा संख्या कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र बहुमत का शासन प्रणाली है, यानी कि 50+1%, 50% प्लस एक अधिक माने आधे से एक अधिक 51% जो बहुमत की प्रणाली है, लोकतंत्र में वही सत्ता का आधार होता है। यानी संख्या ज्यादा, जिसके तरफ संख्या है वही सत्ता में है। ठीक है, तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं एक ऐसी शासन प्रणाली बन जाती है जहां लोगों की संख्या गिना जाता है। लोगों की संख्या पर आधारित शासन प्रणाली बन जाती है। ठीक है, यहां लोगों के संख्या को गिना जाता है। यह नहीं देखा जाता कि लोगों के अंदर क्या है, लोगों की योग्यता क्या है, लोगों की क्षमता क्या है, लोगों का शिक्षा क्या है, लोगों की गुणवत्ता क्या, कुछ नहीं देखा जाता है। बस लोगों की संख्या कितनी है। बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी का भी वोट एक है, मूर्ख से महामूर्ख आदमी का भी एक वोट है, ईमानदार से ईमानदार आदमी का भी एक ही वोट है, बेईमान से बेईमान आदमी का भी एक ही वोट है। चाहे डाकू हो, चाहे चोर हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे शिक्षित हो, सबके वोटों की संख्या एक होती है। इसीलिए लोकतंत्र की आलोचना में कहा जाता है कि लोकतंत्र में लोगों के सिर गिने जाते हैं, यह नहीं देखा जाता कि इनको खोपड़ियों में क्या है। लोकतंत्र तो केवल जनसंख्या का शासन है। अधिक संख्या जिसकी हो गई वही लोकतंत्र का वाहक बन गया, वही लोकतंत्र का शासक बन गया। उसी की पार्टी, उसी का धर्म, उसी का जाति, उसी की भाषा, उसी का क्षेत्र शासन पर क्या हो जाएगा, काबिज हो जाएगा। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, लोकतंत्र की इस अवधारणा ने लोगों के मन में जनसंख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति को पैदा कर दिया है। इसीलिए बहुत सारी जातियां, बहुत सारे धर्म तो जनसंख्या बढ़ाने पर ही लग गए हैं, क्योंकि उनको लगता है
उनकी जितनी संख्या, शासन में उतनी भागीदारी। कुछ धर्म तो मिशन पर ही आ गए कि जनसंख्या जमकर बढ़ाया जाए। कुछ जात के लोग तो यह भी सोचने लगे कि जितनी उनकी संख्या होगी उससे ज्यादा उनका उतना ही सीट होगा, शासन में, सत्ता में उतनी भागीदारी होगी। इस तरह से विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न क्षेत्रों के बीच यह होड़ पैदा हो गया है कि जिसकी जितनी संख्या, सत्ता में उतनी भागीदारी, और सत्ता की सर्वोच्च शक्ति में उसके पास उतना ही भाग हो। लोकतंत्र का यह दोष लोकतंत्र को कहीं न कहीं संख्या या भीड़ के शासन के रूप में बदलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की एक बड़ी आलोचना है। इसमें कहा जाता है कि लोगों के सिर गिने जाते हैं, खोपड़ियां के अंदर क्या है ये नहीं देखा जाता है। यानी लोकतंत्र जो है एक क्वांटिटी का शासन है, क्वालिटी का शासन नहीं है। ये पहली आलोचना आलोचकों द्वारा किया गया है। दूसरी आलोचना ये है कि लोकतंत्र भीड़ का शासन है। देखिए, लोकतंत्र में पहले लोकतंत्र का संचालक कुलीन वर्ग के लोग होते थे। कुलीन वर्ग के, उच्च वर्ग के लोग, धनिक वर्ग के लोग या उच्च शिक्षित लोग, बड़े कुलों में पैदा हुए लोग लोकतंत्र का वाहक होते थे, जिनको कुलीन तंत्र बोला जाता था, कुलीन बोला जाता था। उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति अधिक शिक्षित होते थे, अधिक धनी होते थे, बड़े वर्ग में पैदा होते थे, सक्षम होते थे, अपने आप को योग्य समझते थे। ऐसे लोगों को कुलीन कहा जाता था और पहले शासन सत्ता में इन्हीं की भागीदारी होती थी, इसीलिए उसको कुलीन तंत्र कहते थे। उन्हीं कुलीनों ने लोकतंत्र पर आक्षेप लगाया है, लोकतंत्र की आलोचना की है कि लोकतंत्र भीड़ का शासन है। कुलीन तंत्र के लोगों का कहना है जिस प्रकार भीड़ में उत्तरदायित्व विहीन लोग होते हैं, जिस प्रकार भीड़ में भावनाओं में बहने वाले लोग होते हैं, जिस प्रकार भीड़ में विवेकहीन व्यक्ति होते हैं, विवेक विहीन व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार भीड़ में उन्मादी व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार भीड़ में बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं, असल में लोकतंत्र में, शासन प्रणाली में ऐसे ही लोग भागीदार होते हैं। यानी लोकतंत्र में ज्यादा संख्या भाई शिक्षित लोगों की संख्या, बुद्धिमान लोगों की संख्या, विवेकशील लोगों की संख्या, सद्बुद्धि वाले लोगों की संख्या, प्रज्ञावान लोगों की संख्या बहुत कम होती है, गिने चुने होती है, बताने की जरूरत है नहीं। कुलीन तंत्र के लोग कहते हैं ये लोग तो शासन में पहुंच भी नहीं पाते हैं। भाई लोकतंत्र में अगर अयोग्य व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाता है तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि बुद्धिमान मौन है, बुद्धिमान राजनीतिक सत्ता की प्रक्रियाओं में भाग ही नहीं ले रहे हैं, वो उदासीन है। कुलीन तंत्र यही कर रहे हैं कि चूंकि लोकतंत्र में विवेकवान लोग, विवेकशील लोग, बुद्धिमान लोग, प्रज्ञावान लोग, ईमानदार लोग, आदर्श लोग, सच्चरित्र लोग, सत्यनिष्ठ लोग बहुत कम है। इनकी संख्या शासन प्रशासन बहुत कम है। लोकतंत्र के वाहक तो हुए नहीं। लोकतंत्र में अशिक्षित, विवेकहीन, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब है, मैं आलोचकों की बात कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर संख्या उन्मादियों की है, ज्यादातर संख्या उत्तरदायित्व विहीन लोगों की है, ज्यादातर संख्या ऐसे लोगों की है जो लोगों के भावनाओं को उद्वेलित कर रहे हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं। इन्हीं की संख्या लोकतंत्र में बहुत ज्यादा है और यही शासन में भागीदारी भी कर रहे हैं, सत्ता के पदों तक पहुंच भी रहे हैं। ठीक, तो कुलीन तंत्र के लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र में ज्यादातर यही लोग भाग लेते हैं। जिस प्रकार भीड़ में वैसे लोग रहते हैं उसी प्रकार लोकतंत्र में ज्यादा संख्या इन्हीं लोगों की है और यही शासन सत्ता में भाग लेते हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र क्या हो गया? भीड़ का शासन। चंचल, बुद्धिहीन,
उत्तरदायित्व विहीन, गैर जिम्मेदार भावनाओं में बहने वाले लोगों की संख्या समाज में ज्यादा होती है। सत्ता के पदों तक यही पहुंचते हैं, सत्ता को यही धारण करते हैं, सत्ता का यही संचालन करते हैं। तो जिस प्रकार भीड़ का संचालन होता है वही उसी प्रकार लोकतांत्रिक सत्ता का भी संचालन होता है। इसीलिए कुलीन तंत्र के लोगों ने लोकतंत्र की शासन प्रणाली का आलोचना करते हुए लोकतंत्र को क्या कहा है? भीड़ का शासन कहा है। आप इन शब्दों को, इन टर्मिनोलॉजियों को बड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि यूपीएससी में चाहे वो धर्म सामाजिक राजनीतिक दर्शन का प्रश्न हो, चाहे एसए का प्रश्न हो, चाहे जीएस का प्रश्न हो, चाहे आपके सब्जेक्ट के प्रश्न हो, लोकतंत्र में जो प्रश्न आएगा बड़े दार्शनिक संदर्भ में आता है। तो इन टर्मिनोलॉजियों को आप बड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, निश्चित बनेंगे और आएंगे ही आएंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। आजकल देखिए निबंध कैसे कैसे आ रहे हैं, ज्यादातर निबंध दार्शनिक वाले हैं जो आपके सोच का, आपके सोच की गहराई का परीक्षण करते हैं, कितना आप गहरा सोच सकते हैं। तो जो मैं लेक्चर दे रहा हूं उसका मूल उद्देश्य भी यही है कि आप टर्मिनोलॉजियों को बड़े अंदर से बड़े गहन अध्ययन करिए, और इसीलिए मैं अंदर तक बताने का, एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से आप समझिए, एक एक शब्द को आप बहुत ध्यान से समझिए। इससे आपको निबंध लिखने में, अपने जीएस लिखने में, सब्जेक्ट लिखने में और दर्शन शास्त्र का सामाजिक राजनीतिक दर्शन करने में, जिसका ये लेक्चर है, बहुत ही सरलता होगा। अगला कहते हैं कि भ्रष्टाचार और अनैतिकता। लोकतंत्र की जो अगला दोष है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार और अनैतिकता का बोलबाला, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े बहुसंख्यक लोकतांत्रिक देश के बारे में अगर बात किया जाए, जहां सबसे अधिक लोग वोट देते हैं, भारत को जब से आजादी मिली, जब वो मुद्रा कांड जीप वाला हुआ था, उसके बाद चाहे जीप वाला मुद्रा कांड हो, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, चाहे ताबूत घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोलगेट घोटाला हो, चाहे राष्ट्रमंडल घोटाला हो, घोटालों की अनंत श्रृंखला ही बन गई है। क्या भ्रष्टाचार और अनैतिकता के बारे में कुछ कहना है? इसके बाद भी क्या इसके बाद भी सेना के क्षेत्र तक में भी घोटाला हो गया? ये बात तो वो है नहीं कि जो कहीं छुपी हुई है, तो सामने है। इसके अलावा लोकतंत्र में ये तो बता ही रहा कितना भ्रष्टाचार है। अब सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में सत्ता का सबसे बड़ा आधार क्या होता है? वोट होता है, और लोगों को सत्ता प्राप्त करने के लिए वोट प्राप्त करना है, और वोट प्राप्त करने के लिए राजनीतिक नेता कौन कौन सी चालें चलते हैं ये बताने का आवश्यकता नहीं है। गिरे से गिरे चाल चलने में नेताओं को जरा सा भी संकोच नहीं होता, निसंकोच वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। लोकतंत्र का पहला शर्त ही यही है कि तथ्यों को छुपाना, जनता को बरगलाना, जनता के भावनाओं को उद्वेलित करना और ऐसा करके वोट लेना। लोकतंत्र की इस संचालन प्रक्रिया में चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो क्या कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अनैतिकता का तो वर्णन ही नहीं करना है। अनैतिकता के क्षेत्र में शासन प्रक्रिया के तीनों अंग किन गहराइयों में, किस निम्न स्तर तक जा चुके हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। वोट प्राप्त करने के लिए नेता
राजनीतिक दल, पार्टियां किस स्तर तक गिर सकती हैं, इसका वर्णन नहीं हो सकता। तो चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अनैतिकता हो, अब बड़ा ही सरल होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र बहुत सरल होता है भ्रष्टाचार करना और अनैतिक कार्यों को करना। और यही नहीं, हद तो तब हो जाती है जब ऐसी भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन किया जाता है, उनको अपने बगल में बैठाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनके साथ बैठने में गर्वित महसूस किया जाता है। जो जितना भ्रष्टाचारी, जिसके पास जितना धन बल है, वो उतना ही प्रभावशाली माना जाता है, उसके बगल में बैठना उतना ही सम्मान का बात माना जाता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो आया है वो यही है कि बड़े से बड़ा अपराधी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी चाहे कितना बड़ा कुकर्म किया हो, चाहे कितना बड़ा कुकर्म किया हो, अगर वह हमारे हितों का संवर्धन कर रहा है, अगर वह हमारे स्वार्थ को पूरित कर रहा है, तो वो हमारे लिए गर्व का विषय है। अगर वह हमको लाभ पहुंचा रहा है, हमारे लिए सम्मान का विषय है, हमारा वो समर्थक है, हम उसके लिए हर प्रकार का कार्य करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि लोकतंत्र या किसी भी समाज में जब अपराधियों का महिमा मंडन होने लगे, जब भ्रष्टाचारियों का के बगल में बैठना गर्व महसूस करने लगे, जब समाज के बड़े से बड़े अनैतिक कार्यों में लिप्त लोगों को अपना सहयोगी और समर्थक माना जाने लगे, आप अंदाजा लगाइए कि समाज किस पतन की ओर अग्रसर हो चुका। लोकतंत्र में अब ऐसी स्थिति आ चुकी है जब एक न एक बार सबको विचार करना ही पड़ेगा, चाहे वो आत्मबोध के अवसर पर हो, चाहे आत्म प्रज्ञा के आधार पर हो, चाहे चिंतन के आधार पर हो, चाहे शिक्षा के आधार पर हो, सोचना सबको पड़ेगा। क्योंकि केवल सत्ता के लिए लोकतंत्र का वाहन नहीं किया जा सकता, चला संचालन नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र जीवन प्रणाली है, आदर्श है। मनुष्य के केवल राजनीतिक व्यवस्था को यह संचालित नहीं करता है, बल्कि मनुष्य के समस्त सामाजिक प्रणाली को भी संचालित करता है। ये तीसरी आलोचना मैंने किया है। अब आइए चौथा, राजनीतिक दलबंदी। लोकतंत्र की सबसे गंभीर दोष राजनीतिक दलबंदी है। राजनीतिक दलबंदी ने दुनिया के प्रत्येक लोकतंत्र को दूषित कर दिया है, जहरीला बना दिया है। शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जो दलीय हित से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की बात करता हो। शायद ही कोई ऐसा। पहले उसके लिए दलीय हित ही प्रमुख है, राष्ट्र हित, देश हित बाद में, सेकेंडरी। हर हाल में उसको अपने दल का ही हित करना है, चाहे जो हो जाए, एनी हाउ। चाहे देश बढ़ता हो तो बढ़ता हो, समाज बढ़ता हो तो बढ़ता हो, गृह युद्ध होता हो तो होता हो, भ्रष्टाचार बड़े से बड़ा होता हो, इससे कुछ लेना देना नहीं। दलीय हित सर्वोपरि, सत्ता की भूख सर्वोपरि, हर हाल में प्राप्त करना है, चाहे कुछ हो जाए। क्या इसीलिए हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करवाया था कि सत्ता के भूखे भेड़िए गद्दी पर हर हाल में बैठने का प्रयत्न करे, हर हाल में बैठने का प्रयत्न। जिस लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का वाहक माना जाता, केवल राजनीति का वाहक नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था का भी वाहक माना जाता है। कहावत है, राजा के पैर में सबका पैर।
यानी जो बड़े लोग करते हैं, जो आदर्श लोग करते हैं, जनता उसी को देखती है, उसी को समझती है। बड़ा से बड़ा आरोप जो सिद्ध हो, किसी नेता पर लगा दिया जाए, किसी दल पर लगा दिया जाए, वो तत्काल उसको इनकार कर देता है। वो एक मिनट भी ये नहीं सोचता है कि मुझसे हुआ है अपराध, मैं मानता हूं और मैं सुधार का प्रयत्न करूंगा। कोई मानता ही नहीं है, कोई नहीं मानता है। स्वतः सिद्ध अपराधों को नहीं मानते। पीठ पीछे वाली बात छोड़िए, जो अपने आप सिद्ध हैं उन्हीं को नहीं मानते। बताइए, अब जब ऐसे अपराधों को मानने के लिए कोई दलीय और दल या दलीय सरकार मानने को तैयार है नहीं है, तो क्या लोकतंत्र का सुधार हो पाएगा? क्योंकि लोकतंत्र के वाहक तो राजनीतिक दल ही है और वो दलबंदी में जुटे हुए हैं। दलीय हित सर्वोपरि हर हाल में है, एनी हाउ। देश से लेना देना नहीं कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% भी दलीय हित राष्ट्र हित नहीं हो। 99% तो दलीय हित हो सकता है, 1% हो। अब ये तो जो लोग समाज में रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, वो जान रहे होंगे मुझे क्या बताना है। मैं तो लोकतंत्र के जो दोष हैं आलोचकों द्वारा गिनाए गए गिनाने आया हूं और उसका वैचारिक मंथन कर रहा हूं, ताकि आप इसी प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल में लिख भी पाए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, सिविल सेवा परीक्षा में अगर आपको नंबर पाना है तो आपको अपने मौलिक विचार ही लिखने हैं। यह हमेशा याद रखिएगा। जिस दिन आप यूपीएससी की परीक्षा में अपने मौलिक विचार लिखना प्रारंभ कर देंगे, अपने हाथों से नंबर गिन लीजिएगा, आप अपने हाथों से। सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षक किताबी ज्ञान के लिए लालायित नहीं है, वो मौलिक विचार के लिए लालायित है। आपके अंदर क्या निकालिए। आज मैं उन्हीं मौलिक विचारों को देने आया हूं यहां पे। ये तो एकमात्र लिए कि चैप्टर है, जो बता रहा हूं वो सच्चाई है और इसको बताना क्या आप अपने जीवन में महसूस भी कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र के दोष आप देख रहे हैं। अभी वो भी बताऊंगा कि लोकतंत्र के विकल्प की मांग हो रही, क्या लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे। राजनीतिक दल दलीय हित को समाज में संचालित करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था में संचालित करने के लिए समाज को धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति के आधार पर बांटते हैं, आपस में लड़ाते हैं, घृणा का माहौल पैदा करते हैं और वोट की प्राप्ति करके सत्ता की प्राप्ति करते हैं। क्या यह झूठ है? क्या यह झूठ है? आप बताइए। सिविल सेवा की परीक्षा में आपको निष्पक्ष लिखना है। किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म के नागरिक होकर, व्यक्ति होकर नहीं लिखना है। एक निष्पक्ष विद्यार्थी के रूप में लिखना है। जैसे मैं निष्पक्ष वक्ता के रूप में बोलने का प्रयत्न कर रहा हूं, वैसे ही निष्पक्ष जाति के रूप में, निष्पक्ष विद्यार्थी के रूप में लिखना है। अगर अच्छाई है तो अच्छाई को बोला जाए, बुराई है तो बुराई को बोला। बुराई क्या है इसमें, बताइए। लोकतंत्र का सच्चा मित्र तो वही है जो कड़वी से कड़वी बातों को उजागर करे, कड़वी से कड़वी बातों को उजागर करे और उसके सुधार की प्रक्रिया का एक अंग बनकर सुधार भी करवाए। इसी से तो जनता का सर्वोत्तम भलाई छिपा हुआ ना, इसी में तो छिपा है कि केवल बुराइयों को भड़का भड़का कर गद्दी प्राप्त कर रहा था। जा कहां रहा, किधर जा रहा समाज? ठीक है। तो लोकतंत्र में धर्म, भाषा, जाति के आधार पर राजनीतिक दल जम के लड़वाकर सत्ता की प्राप्ति करते हैं।
हर प्रकार के अनैतिक, हर प्रकार के भ्रष्टाचार करने के लिए वो हैं। कुछ लोग जरूर अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ अच्छे होंगे भाई। 1% लोग अच्छे हैं जिनमें दुनिया चल रही है। फिर मैं कौन होता हूं किसी को भ्रष्ट बेईमान कहने वाला। आप लोग समाज में इसको खुद ही देख रहे हैं, हमें बताने की जरूरत कुछ नहीं। आप खुद इस बात को जज करिए कि क्या सही है क्या गलत है। हमारी बताने ना बताने में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। कोई रूमर भी नहीं। आप समाज में हर व्यक्ति रोज इसको महसूस कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, बूझ रहा है, महसूस कर रहा है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इससे समाज की एकता अखंडता भी खतरे में आ गई है। बड़े से बड़ा ऐसा भयानक और खतरनाक बयान देने में नेता जरा सा गुरेज नहीं करते, जरा सा गुरेज नहीं करते हैं कि इस देश का क्या होगा। अगर ये कर देंगे तो क्या होगा देश का, ये उनके मन में जरा सा भी सोचते नहीं है भाई। अरे कैसे नहीं सोचते हो आप भाई? देश है तभी आप हैं, देश है तभी आप हैं। देश नहीं है तो आपका अस्तित्व किंचित मात्र भी नहीं। कोई बता दे ऐसा कि देश नहीं है तो वो है। आज हमारी पहचान अपने देश से ही, आज हमारे लिए हमारा गर्व का विषय है देश, स्वाभिमान का प्रतीक, उसी से हमारी पहचान है भाई। कैसे आप बोल देते हैं? कोई भी आप योजना चला देंगे जो देश के विरोध में हो, कोई भी आप वक्तव्य दे देंगे, कोई भी आप भाषण दे देंगे, भयानक से भयानक कार्यों को आप कर देंगे, जो चाहे वो आप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। समाज की एकता और अखंडता संकट में आ गई है इन्हीं लोकतंत्र के वाहकों के कारण। लोकतंत्र को अगला जो दोष कहा जाता है वो खर्चीली शासन प्रणाली हो क्यों ना भाई। लोकतंत्र में सबसे बड़ा शासन का आधार क्या है? चुनाव में आप जान ही रहे, अरबों खरबों खर्चा होता है, अरबों खरबों खर्चा होता है। अब गरीब व्यक्तियों के लिए तो चुनाव में लड़ना एक दूर की कौड़ी है, दिवा स्वप्न है। कैसे लड़ेगा? करोड़ों रुपया वो कैसे खर्च कर पाएगा? जरा बताइए हमको। अमीर लोग धन के माध्यम से चुनाव में उठ भी जाते हैं और गरीबों का वोट भी खरीद लेते हैं। तो लोकतंत्र किसमें बदल गया? धनिक तंत्र में बदल गया। सत्ता प्राप्त करने का आधार जो वोट है, धन के माध्यम से, लालच के माध्यम से खरीद लिया जाता। तो लोकतंत्र तो गरीबों के लिए पहुंच का विषय रह ही नहीं गया है। धनी लोग ही वोट खरीद लेते हैं, धनी लोग ही चुनाव में उठकर लड़कर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। और धन के आगे तो चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्याय, सब न्याय नतमस्तक है। आप धनी हैं, विधायिका में आपका अलग महत्व है। आप अमीर हैं, शक्तिशाली हैं, न्याय कार्यपालिका में आपका महत्व है। और अगर आप बहुत पहुंचे हुए रईस व्यक्ति हैं तो न्यायपालिका आपके लिए कुछ विशेष व्यवहार करेगा। पैरोल में पैरोल लेते रहिए और कानून का मजाक उड़ाते रहिए। 100 रुपए, 5500 रुपए पे लोग बंद हैं, 20 साल से बंद हैं। कोई पूछने जा रहा है उसे? ट्रायल नहीं शुरू हुआ अभी, पता करिए आप। और बड़ा से बड़ा अपराध करने वाला व्यक्ति पैरोल पे पैरोल लेता जा रहा है। बताइए, कानून का इससे बड़ा मजाक हो सकता है क्या? लोकतंत्र ऐसे ही नहीं दोषों से युक्त हो चुका है, इसी कारणों से हो गया। आप धनी हो, पैसा वाले हो, आपके प्रति लोकतंत्र की हर शासन व्यवस्था का व्यवहार ही बदल जाएगा।
अरे हद तो तब हो जाएगा जब आपको छींक आ जाएगा, सॉरी, अगर आपको छींक आ जाएगा तो शासन में बैठे लोगों को सर्दी हो जाएगा। लोकतंत्र की ये स्थिति हो चुकी है। बताने की जरूरत नहीं, आम जनता। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो, एक साधारण व्यक्ति को किसी बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति से लड़ा दीजिए। एक साधारण व्यक्ति को एक बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति से लड़ा दीजिए, आप समझ रहे हो, और फिर देख लीजिए कि लोकतंत्र किस दिशा में। हमको बताने की जरूरत ही नहीं। आप किसी साधारण व्यक्ति को किसी बहुत ताकतवर व्यक्ति से लड़ा दीजिए और आप देख लीजिए कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका उस साधारण व्यक्ति की ओर है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति की ओर। भले ही वो प्रभावशाली ताकतवर व्यक्ति बड़ा से बड़ा अपराधी हो, बड़ा से बड़ा अपराधी, उससे कोई मतलब नहीं। तो लोकतंत्र में धन बल चलता है, इसीलिए लोकतंत्र की आलोचना में कहा जाता है कि लोकतंत्र अब धनिक तंत्र में बदल गया है, क्योंकि धन ही सत्ता प्राप्त करने का आधार है, वोट प्राप्त करने का आधार है, जनता को भरमाने का आधार है, चुनाव में उठने का आधार है, सब आधार धन हो गया। इसके अलावा लोकतंत्र में संसदीय प्रक्रिया ही प्रमुख होती है, संसद की कार्रवाई चलती है और आपको मालूम है कि हर दिन चलने में कार्रवाई में करोड़ों खर्च हो जाता है, करोड़ों खर्च हो जाता है। काम क्या होता है? गाली गलौज, लाठी डंडा, आपस में तू मैं करना, कल्पना से परे बातों को बोल देना भी वहां होता है। एक व्यक्ति विधेयक पढ़ रहा है, कानून पारित हो रहा है, दूसरा हो चिल्ला रहा है। देखिए, आप खुद वो संसदीय टीवी आता है, खोल लीजिए, देख लीजिए। अब आप बताइए, हम लोग बच्चे जब क्लास में बैठते तो बच्चों को सिखाया जाता है, यूपीएससी का जो बच्चे करते हैं बताया जाता है कि अनुशासन में रहना है, अनुशासन हिलना। जो बच्चा शासन तो बाहर निकाल दिया जाता है। और आप बताइए, संसद में अगर एक व्यक्ति बोल रहा है तो अगला हो चिल्ला रहा। बताइए, ये उच्चतम पद पर बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री तक को गलत से गलत बात कह दिया जाए, बुरा से बुरा, भयानक से भयानक बात कह दिया जाए, इसमें कोई गुरेज ही नहीं करता। बताइए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बस इसी बात में लगा रहता है कि वो ये नहीं सोचता कि हम जनता के प्रतिनिधि, जनता ने चुनकर भेजा, जनता यहां तो आएगी नहीं। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधि ही सर्वोच्च होता। भाई आप ले जाइए, हमारी बातों को वहां रखिए, हमारी समस्याओं को दूर करवाइए। नहीं, इससे मतलब है नहीं है हम सत्ता पक्ष को कितना नीचा दिखा दे, सत्ता पक्ष के मन में कि विपक्ष को कितना नीचा दिखा दे। और इसके लिए चाहे बुरा से बुरा भी शब्द बोलना हो, कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल बोल डालेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसीलिए संसद में करोड़ों अरबों खर्च होता है संचालन में, काम कुछ नहीं होता है, केवल ताली बजा बजा के विधेयक कानून पारित हो जाता है, धन का फिजूल खर्चा होता है। यही कारण है कि साम्यवादियों ने संसद को गपशप की दुकान कहा है। साम्यवादियों ने कहा, यह आप पढ़िए, साम्यवादियों ने संसद को गपशप की दुकान कहा है। बैठते हैं, गपशप करते हैं, काम नाम कुछ नहीं करते हैं, हो हल्ला होता है, चले आते हैं। ये साम्यवादियों ने कहा, बहुत नामी चीज एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। ये अगली आलोचना हो गई। जनता की उदासीनता, लोकतंत्र में जनता उदासीन हो जाती है। क्यों उदासीन हो जाती है भाई? 5 साल में उसको मौका मिलता है एक बार वोट देने को, अब वोट देने के बाद कोई पूछने नहीं आता, कोई नहीं पूछने आता कि भैया कैसे हो, वोटवा दिए हो तो कुछ फायदा हुआ है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। जनता को 5 साल में वोट देने के बाद कोई पूछता नहीं है। जनता जिंदा है, सुखी है,
उसके कष्टों को दूर हुआ कि नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं। अब जब जनता ये देखती तो उदासीन हो जाती है। 5 साल में एक बार जब वोट का समय आएगा फिर हितैषी बन जाएंगे, जनता उदासीन हो जाती है। बहुत तो ऐसे लोग हैं, भाई क्या फायदा, कोई नृप हो हमें का हानि। तो भारत में वर्षों से कहावत चल रहा है, कोई नृप हो हमें का हानि। राजा कोई हो, शासक कोई हो, मंत्री कोई हो, प्रधानमंत्री कोई हो, हमको क्या हानि। 5 साल में एक बार पूछोगे वो ठप्पा मार आएंगे, दे देंगे। बहुत लोग तो इतना उदासीन हो जाते हैं कि वोट डालने ही नहीं जाते, उनको लगता है इससे देने क्या होगा। मत भूलिए कि जनता की इस प्रकार की उदासीनता लोकतंत्र के लिए भयानक साबित होती है, भयानक साबित होती है। ये बहुत गंभीर विषय है कि लोकतंत्र में, बल्कि आप तो देखे होंगे कि जिस दिन चुनाव होता है उस दिन लोग हॉलीडे मनाते हैं। अब तो जिस दिन चुनाव होता है वो हॉलीडे हो गया है। कुछ एक निहित वर्गों को अगर छोड़ दिया जाए तो वोट डे जो होता है, जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन हॉलीडे हो गया है, लोग छुट्टी मनाते हैं। कौन जाएगा वोट डालने, घर बैठो चाय पकौड़ी करो। ये स्थिति आ गई है लोकतंत्र। लोकतंत्र के जितने दोष आलोचकों ने दिए हैं, गिनाए हैं, जितने मैंने यहां बताया, उसमें से ज्यादातर दोष अक्षरतः सत्य हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, इन्हीं आलोचनाओं, इन्हीं दोषों की उपस्थिति के कारण अब यह भी चर्चा हो गई है कि क्या लोकतंत्र का कोई विकल्प है, क्या किसी विकल्प की आवश्यकता है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्या लोकतंत्र का कोई विकल्प है, ठीक है ना। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, आज मैंने पूरा लोकतंत्र के दोषों को, लोकतंत्र की अपर्याप्तताओं को, लोकतंत्र की सीमाओं को, सारी चीजों को मैंने आज बता दिया आपको। लोकतंत्र का चाहे निबंध हो, चाहे सामाजिक राजनीतिक दर्शन का प्रश्न हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो पॉलिटिक्स का, चाहे वो जीएस का, किसी का प्रश्न हो, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर लोकतंत्र की आलोचना आएगी आप गिना सकते हैं, पूरा के पूरा मौलिक नंबर पा सकते हैं। मैंने बता दिया, जो आलोचकों ने गिनाए हैं वो पूरा मैंने बताया है, उसमें अपने विचार जो थे वो भी मैंने दिया है। मेरा लेक्चर कहां तक आपके लिए उपयोगी होगा या है, आपके समझ में आया, जरूर कमेंट के माध्यम से आप बताएं। एक निष्पक्ष लेक्चर देने का मैंने प्रयत्न किया, जो मैंने देखा, जो समझा, जो जाना, जो बूझा, जो अनुभव किया वो बताया। और यूपीएससी की परीक्षा में, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे कोई हो, कितने कोई प्रशासनिक सेवक परीक्षा हो, उसमें मौलिक विचार ही लिखे जाते हैं। मैं बहुत जगह किताबी होने का प्रयत्न नहीं किया, हर जगह अपने मौलिक विचार ही डालने का प्रयत्न किया। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।